ये वीडियो मेथड्स टू एनहांस लर्निंग की सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 2 को देखने से पहले प्लीज़ इंश्योर कर लो कि आपने पार्ट 1 देख लिया है ना। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप पार्ट 1 देख लें पार्ट 2 पे कंटिन्यू करने से पहले। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था 3 मेथड्स के बारे में, मेथड ऑफ क्लैरिटी, मेथड ऑफ ग्रेटिट्यूड और मेथड ऑफ इंटेंसिटी। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, थोड़े ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ मेथड ऑफ क्लैरिटी के बारे में। तो देखो, हमने ये देखा था कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर जितनी हमारे पास क्लैरिटी है उतना बढ़िया होता है ना। और कोई भी काम जो हम कर रहे होते हैं वो हम अपने माइंड और बॉडी के थ्रू कर रहे होते हैं, है ना। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई स्किल सीखना है या वर्क करना है, अप्लाई करना है, जो कुछ भी हम काम करते हैं वो माइंड और बॉडी के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिन टूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, जिन मशीन्स को हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें पता क्यों होना चाहिए ज़्यादा डिटेल में? हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा हमें पता होगा उतना ही बेहतर हम उस मैकेनिज़्म को यूज़ कर पाएंगे, है ना। उतने ही बेहतर उन टूल्स को यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको किसी ने कोई नाइफ़ दे दिया, ठीक है, और आप उस नाइफ़ को यूज़ कर रहे हो, है ना, किसी चीज़ को काटने के लिए, लेकिन आप नाइफ़ का वो वाला साइड यूज़ नहीं कर रहे जो शार्प है, आप ब्लंट वाला साइड अगर यूज़ कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपका काम भी नहीं होगा, है ना। तो जो टूल जिस तरह से बना होता है, जिस तरह से उसको यूज़ करना होता है, उसी तरह से वो वर्क करता है ना। इसलिए अगर आप अपने माइंड और बॉडी को एक स्पेसिफिक वे में यूज़ करोगे, ठीक है, तो उस वे में अगर आप यूज़ करोगे तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस मैक्सिमम होगी, बहुत ज़्यादा, है ना, जितनी जनरली नहीं होती है। तो जिस टूल को आप यूज़ कर रहे हो, आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। अब ये पता कैसे करें? क्या अपनी बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए क्या बायोलॉजी पढ़ने लगे? नहीं, 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 नहीं। हमें ऐसे पता नहीं लगाना। बायोलॉजी तो किसी और की बॉडी की स्टडी होती है, ठीक है। आपको पता लगाना है अपने बारे में। पता लगाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको अंदर क्या-क्या है उसके बारे में आपको चीज़ें याद करनी है, नहीं हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब नहीं कह रहा मैं। ये सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इस बारे में हर वक़्त अवेयर होने चाहिए कि आप अभी क्या सोच रहे हो। जब भी आप देखो, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हो? क्योंकि आप कॉन्शियसली नहीं सोच रहे थे, आप थोड़े से अनकॉन्शियस हो गए, माइंड कहीं और चला गया, है ना? ऐसे ही होता है ना? तो आपको पूरे टाइम पता होना चाहिए कि आपका माइंड क्या कर रहा है ना? साथ में आपको पूरे टाइम ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर रही है ना? जब आप अपने माइंड और बॉडी की तरफ या जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, उसकी तरफ अगर आप एब्सोल्युटली अटेंटिव रहोगे, है ना? अपने माइंड की तरफ, अपने बॉडी की तरफ, सारी एक्टिविटीज़ की तरफ अगर आप एब्सोल्युटली अटेंटिव रहोगे, तो आपको अपने आप ये पता चलता रहेगा, अपने आप इस बारे में अवेयर होते रहोगे कि माइंड और बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है। ये बायोलॉजी या साइकोलॉजी पढ़ने से आपके अंदर नहीं आएगा, है ना? क्योंकि बायोलॉजी या साइकोलॉजी मतलब ये कि आप अपने ही बारे में जानना चाह रहे हो, अपने ही टूल्स के बारे में जानना चाह रहे हो कहीं और से। जब आपके पास आपके टूल्स पहले से ही हैं, तो आपको किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है ना? तो बायोलॉजी और साइकोलॉजी मतलब ये कि आप किसी और के बॉडी और माइंड को स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपको अपने बारे में जानना है अगर, तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा और आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वो एक्टिविटी अटेंटिवनेस के साथ होनी चाहिए। जब आपकी अटेंटिवनेस बढ़ेगी, तो आप देखोगे कि आप अपने ही बारे में, ठीक है, अपने ही मैकेनिज्म के बारे में और ज़्यादा जानते जा रहे हो, है ना। आप एक्सटर्नल चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो अपने आप को रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपकी जो अटेंशन होगी वो थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप कहीं और ध्यान देने लगोगे कुछ समय बाद, है ना। तो जो एक्सटर्नल मीन्स हैं, है ना, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से अपने आसपास के सराउंडिंग्स को अरेंज कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम अटेंटिव रहें,
है ना, ये हम कर सकते हैं। जैसे कि आप जब वीडियोस देख रहे होते हो, ठीक है, मिस्टेकल सीकर फॉर स्टूडेंट्स की जब भी आप वीडियो देख रहे होते हो तो आप अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो उस वक्त के लिए, है ना। जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ कि इस तरफ ध्यान दो, तो आप ध्यान देने लगते हो, है ना। तो वो जो ध्यान देना है आपको, उसके लिए आप एक्सटर्नल सिचुएशंस सेट कर सकते हो, है ना। जैसे कि आपने कोई वीडियो ऑन कर ली या आप कोई बुक पढ़ने लगे, है ना, तो आप एक्सटर्नल सिचुएशंस के थ्रू इसको कर सकते हो। लेकिन बेस्ट ये रहता है कि हम खुद से ही करें, है ना। तो क्लैरिटी जो है वो किसी की बात सुनने से नहीं आती। जब आप किसी की बात सुनते हो, सपोज आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप कॉन्शियस हो गए, है ना। आप आप चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन से देख रहे हो। हाँ, इससे आपकी क्लैरिटी इंक्रीज होगी। मेरी बातें याद कर लेने से, मेरे शब्द याद कर लेने से आपकी क्लैरिटी कभी इंक्रीज नहीं होगी, या किसी और के शब्द याद करने से या अंडरस्टैंड करने से ऐसे नहीं होगा। जब आपको कुछ बोला जा रहा है तो आप अपने आप को कुछ रिमाइंड कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने कुछ रिमाइंड किया, आप अटेंटिव हो गए, ठीक है। अब आप अटेंटिव हो गए, अब आप खुद अटेंशन से चीज़ों को देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो। इससे आपकी क्लैरिटी इंक्रीज होगी, है ना। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्लैरिटी कैसे इंक्रीज हो, मेथड ऑफ क्लैरिटी को एग्जैक्टली किस तरह से अप्लाई करें। इस तरह से अप्लाई करो कि आप किसी चीज़ को ग्रास्प करने की कोशिश मत करो। समझ रहे हो, ग्रास्प करने के मतलब ये नहीं कि मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ तो आपने वर्ड्स ग्रास्प कर लिए। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से कि मैंने कुछ बोला, उसके ऊपर आपने अटेंशन दी। अब जब आप अटेंशन दे रहे हो तो आपकी क्लैरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो, कुछ एक्यूमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। एक्यूमुलेशन आप जितना करोगे अनकॉन्शियसली, क्लैरिटी उतनी कम होगी, है ना। अगर आप कॉन्शियसली एक्यूमुलेट करते हो तो क्लैरिटी इंक्रीज होगी। ऑलराइट, तो आई होप आपको इस मेथड ऑफ क्लैरिटी पे ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, अगर आपने अटेंशन पे करी तो ठीक है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।